बच्चों आज इस वीडियो में जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो ये है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज एट अ पॉइंट। और इसके बाद हम पढ़ेंगे व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक अगर किसी चार्ज को या अगर कोई एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मूव कराया जाए तो पोटेंशियल में कितना डिफरेंस हो जाता है उसको भी हम कैलकुलेट करने वाले हैं इस वीडियो में। और उसके साथ ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, अगर कोई बहुत सारे सिस्टम ऑफ चार्जेज हैं तो उस पूरे सिस्टम ऑफ चार्जेज की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। तो बच्चों ये जो तीनों टॉपिक है ये टोटली डिपेंड करता है इसके पहले वाले वीडियो पे। उसमें बिल्कुल जो ये चैप्टर है उसका इंट्रोडक्शन दिया गया है और आपको बताया गया है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फिजिकल मीनिंग क्या होता है, उसका डेफिनेशन क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, मतलब कि सारे बेसिक्स उसमें बता दिए गए हैं। तो सबसे पहले जरूरी है कि आप उस वीडियो को देख ले, तब जाके इनको कैसे हम काउंट करते हैं, कैसे इनको फाइंड आउट कर सकते हैं, कैसे इनका फॉर्मूला डिराइव किया जाता है, इस वीडियो में हम ये सब जानेंगे। और इस पे न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व किया जाएगा और इस पे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल क्या होते हैं वो भी इस वीडियो में हम जानेंगे। तो जो लोग इन सब टॉपिक्स के बारे में, फार्मूले के बारे में, फार्मूला डेरिवेशन के बारे में जानते हैं वो वीडियो स्किप करके थोड़ा सा आगे जाकर उस न्यूमेरिकल वाले पार्ट को देख लें। और जिनको समझना है, एक एक पॉइंट को समझना है बहुत अच्छे तरीके से, जो लोग पढ़ भी लिए हैं, कुछ और अलग तरीके से अगर इस वीडियो में कुछ नया जानकारी प्राप्त करना है तो उस वीडियो को पूरा शुरू से अंत तक देखें, इसमें बहुत कुछ नई चीजें आपको मिलने वाली है। तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है, आपको पिछले वीडियो में डेफिनेशन बताया गया था, उसको एक बार मैं रिवाइज कर दूं। द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या कि किसी एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इनफाइनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन होता है उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हमें वर्क डन निकालना पड़ेगा किसके लिए, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज अगर इन्फिनिटी पे हो और उसको हम धीरे धीरे स्लो इस पॉइंट तक लेकर आए तो यहां से यहां तक लेकर आने में कितना वर्क डन होगा, वही वर्क डन क्या हो जाता है, आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो जाता है। बच्चों सपोज कीजिए कि आपके पास कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज नहीं है, कोई एक आर्बिट्रेरी चार्ज Q0 है, टेस्ट चार्ज है जिसकी वैल्यू पॉजिटिव चार्ज है बहुत छोटा है। आप सपोज कीजिए कि आपके पास टेस्ट चार्ज है, आप टेस्ट चार्ज को ही लेकर आ रहे हैं। तो सपोज कीजिए कि आप टेस्ट चार्ज को इस इनफाइनाइट से इधर से आप इधर लेकर आ रहे हैं, धीरे धीरे इस पॉइंट तक लेकर आए। तो टेस्ट चार्ज Q0 को लेकर आने में सपोज कीजिए कि जो आपने वर्क डन किया वो कितना किया, W किया। तो बहुत आसानी से निकाल सकते हैं कि यूनिट चार्ज को लेकर आने में कितना वर्क डन होगा। तो Q0 को करने में W, तो यूनिट को W/Q0। तो अगर Q0 को भी लेकर आ रहे हैं तो यूनिट के लिए हम बहुत आसानी से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, W/Q0 हो जाएगा। ठीक है बच्चों। तो सपोज करो बच्चों ये जो Q0 चार्ज है इसको यहाँ इस इनफाइनाइट से, ये सपोज कीजिए वीडियो में जब मैं इधर कहूं तो ये सपोज कीजिए कि ये इनफाइनाइट है, यहाँ पर कुछ नहीं है, ये बहुत दूरी पे है। इस इनफाइनाइट से एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा एक एक्सटर्नल कोई फोर्स है जो इसको धीरे 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 इधर की तरफ लेकर आ रहा है। इस प्रकार से लेकर आ रहा है कि इसकी जो वेलोसिटी हो वो कांस्टेंट हो, वो यूनिफॉर्म हो। यूनिफॉर्म होने का मतलब क्या है कि उसमें एक्सेलरेशन जो वो क्या हो, जीरो। उस पे जो एक्सेलरेशन है वो क्या हो, जीरो। बच्चों जो आगे के वीडियो में जब मैं यहाँ पे इनफाइनाइट बोलूंगा तो ये इनफाइनाइट थोड़ा सा बाहर हो जाएगा, मेरा हाथ सपोज करो कि इधर चला जाएगा, आपको दिखाई नहीं देगा। तो आप सपोज कीजिए कि यहाँ पे इनफाइनाइट जो मैं बोल रहा हूँ तो ये जो इनफाइनाइट है उस यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब यही कहा जा रहा है कि इनफाइनाइट मतलब बहुत दूर। इनफाइनाइट मतलब क्या, इनफाइनाइट मतलब कि जिसकी कोई लिमिट ही नहीं हो, सपोज कीजिए ये, ठीक है। तो उसके पहले इलेक्ट्रिक फील्ड है और इनफाइनाइट के पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जा रहा है, जीरो हो जा रहा है। तो यहाँ कुछ लिखा नहीं गया है। आगे के वीडियो में जब मैं कहूंगा थोड़ा सा कट गया है तो आप इस बात को समझिए कि वहां पे जो इनफाइनाइट है वो यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ से इस Q0 चार्ज को लेकर आया जा रहा है, इस इनफाइनाइट से इधर की तरफ इसको लेकर आया जा रहा है। और कैसे लेकर आया जा रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से लेकर आया जा रहा है। तो अगर आपसे कहा जाए, सपोज कीजिए कि एक इधर की तरफ, सपोज कीजिए कि कोई एक हॉर्स है, इधर की तरफ इस कुछ फोर्स लगा के इधर तरफ खींच रहा है इस बॉडी को, और इस पे एक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है F। अब कहा जा रहा है कि इस बॉडी में जो A एक्सेलरेशन से, मान लीजिए कि डिस्प्लेसमेंट हो रहा है A एक्सेलरेशन से, तो आप कैसा निकालते हैं, मान लीजिए कि हॉर्स जो फोर्स लगा रहा है वो अधिक हो गया, ये हॉर्स का फोर्स क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है इस फ्रिक्शन फोर्स से F से, और इसका मास अगर m है तो m में ये A एक्सेलरेशन है तो आप m इंटू A लिख देते हैं, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे क्या है बच्चों कि
एक एक्सटर्नल फोर्स इधर की तरफ लग रहा है और ये पॉजिटिव क्यू चार्ज है, तो इस वाले चार्ज पे ये एक इसके अपोजिट डायरेक्शन में इधर की तरफ फोर्स लगा रहा होगा, एक इसके अपोजिट डायरेक्शन में इधर की तरफ ये एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इधर की तरफ लग रहा होगा, ठीक है, और एफ एक्सटर्नल इधर की तरफ ये लग रहा है, ठीक है। अगर इसी फॉर्मूले को इस पे अप्लाई किया जाए तो जो आपका ये एफ एक्सटर्नल होगा EXT वो माइनस में FE होगा, और इसको ऐसे लेकर आया जा रहा है कि इसका जो एक्सेलरेशन है, इसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, मतलब एक्सेलरेटर मोशन नहीं हो रहा है, यूनिफॉर्म है, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और इस केस में अगर मान लीजिए इसका कुछ मास है भी, यम इंटू ये जीरो हो जाएगा, तो इस केस में ये कितना हो जाएगा, यम इंटू जीरो, जीरो हो जाएगा। तो इस केस में इसलिए इतना स्लोली लाया जा रहा है कि जो एक्सटर्नल फोर्स हो ना वो न्यूमेरिकली इक्वल हो जाए किसके, या एक्सटर्नल न्यूमेरिकली इक्वल हो जाए इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के। तो या एक्सटर्नल के स्थान पर हम किसका वैल्यू न्यूमेरिकली रख सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का, ये जो इस पे लगा रहा है, ठीक है। तो हम इसको ले सकते हैं, ठीक है। अभी इसका यूज करना है, कैसे यूज होगा हम आपको बताएंगे। आप अभी ये समझिए कि जो ये क्यू नॉट चार्ज है इसको स्लोली इधर की तरफ यहां तक इनफाइनाइट से इस पॉइंट P तक लेकर आया जा रहा है, ठीक है। अब बच्चों आपको बताइए कि अगर वर्क डन काउंट करना है यहां से, तो क्या किसी चार्ज को आप इनफाइनाइट पे लेकर जाएंगे और वहां से रियली में धीरे धीरे लेकर आकर यहां पे वर्क डन काउंट करेंगे क्या? ऐसे तो हो नहीं पाएगा। जैसे मान लीजिए कि आपको मैं एक एग्जांपल दूं कि आपको किसी बाइक का एवरेज पता करना है कि वो 1 लीटर में कितना दूरी डिस्टेंस वो क्या करती है, तय करती है। तो ऐसा करेंगे क्या कि आप उसमें 50 या 100 लीटर तेल भरवाएंगे और यहां से चले जाएंगे दिल्ली, और आप देखेंगे कि 100 लीटर में ये इतना दूर गई, तो अब उसका एवरेज कितना हुआ। ऐसे थोड़ा ना करेंगे। आप क्या करेंगे, पहले उसके टंकी को खाली कर देंगे, उसमें 100 ग्राम क्या कर 100 ग्राम उसमें अगर पेट्रोल डाल देते हैं और देखेंगे कितना दूरी गया। सपोज कीजिए कि वो 100 ग्राम में 5 किलोमीटर गया, तो आप पता लगा लेंगे कि 100 ग्राम में 5 किलोमीटर, तो 1 लीटर में कितना 50 किलोमीटर। तो आप थोड़े से ही पेट्रोल में आप उसका क्या कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि कितना दूरी चलेगी। तो वैसे ही अगर हमें पता करना है कि इनफाइनाइट से किसी चार्ज को यहां तक लाने में कितना वोल्टन लगेगा, तो हम यहाँ पे थोड़ा सा क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको डिस्प्लेसमेंट कराएंगे और थोड़े से वर्क डन निकाल लेंगे, और इसी को थोड़ा मान लेंगे कि यहां से यहां तक का सबको ऐड करके हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब यहां पे थोड़े से के लिए हम क्या निकालेंगे, वर्क डन निकालेंगे, और ऐसे थोड़े करके हम सपोज कर लेंगे, और आप सबको ऐड अप करके क्या कर सकते हैं, आप वर्क डन निकाल सकते हैं। तो कुछ ऐसा ही काम किया जाएगा बच्चों कि हम इस dx डिस्प्लेसमेंट के वजह से हम पहले वर्क डन निकालेंगे और उसके बाद से टोटल वर्क डन को हम क्या कर लेंगे, काउंट कर लेंगे। सबसे पहले यहाँ पे आपने समझा कि ये एफ एक्सटर्नल जो होगा वो एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक के बराबर हो जाएगा, ये एफ एक्सटर्नल इसके बराबर हो जाएगा। कब? जब इसको एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से इधर की तरफ लेकर आया जा रहा हो, ठीक है, क्यू नॉट चार्ज को। अब बच्चों आप जरा देखिए, यूनिट पॉजिटिव चार्ज क्यू यहां पे है और क्यू नॉट कहां पे, इनफाइनाइट पे है। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, इनफाइनाइट है। अगर इसको हम इधर की तरफ लेकर आ रहे हैं, इस वाले चार्ज को हम इस वाले चार्ज की तरफ लेकर आ रहा है, तो ये आपका जो डिस्प्लेसमेंट है, वो इंक्रीज कर रहा है कि घट रहा है। अगर मान लो कि इसको आप ओरिजिन मान लो, कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम है और क्यू ओरिजिन पे है, तो यहां से किसी चार्ज को अगर आउटवर्ड डायरेक्शन में क्यू नॉट को लेकर जाएंगे, तो ये जो आपका एक्स होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, बढ़ रहा है। लेकिन अगर इसको इधर की तरफ लेकर आया जाए, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट लिया जाएगा वो कैसा लिया जाएगा, नेगेटिव में लिया जाएगा। तो यही कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पे जब इसको इस चार्ज को इधर की तरफ लिया जा रहा है, तो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो किस में लिया जाएगा, नेगेटिव में, और इधर की तरफ माइनस dx डिस्प्लेसमेंट हो गया, और एफ एक्सटर्नल क्या हो रहा है, इधर की तरफ लग रहा है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट में अगर dx डिस्प्लेसमेंट इस क्यू नॉट को चलाया जाए तो उस पर वर्क डन कितना होगा, तो आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम इसमें किसको निकालेंगे, ये जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। तो बच्चों अगर हम लिखना चाहें द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ क्यू ऑन क्यू नॉट चार्ज पे क्यू के द्वारा कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, तो आप एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक जो लिखेंगे वो कितना हो जाएगा, अगर एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक जो लिखेंगे वो कितना हो जाएगा, यहां से इस क्यू नॉट का सपोज कीजिए कि किसी पॉइंट यहां पे है, तो इन दोनों पे इस पे जो फोर्स लग रहा होगा वो कितना लग रहा होगा,
कूलॉम्स लॉ के मदद से हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये एफ ई इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट। ये पहला चार्ज क्यू है, दूसरा क्यू नॉट है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, एक्स स्क्वायर है। ठीक है, अब बच्चों ये जितना एफ ई है उतना ही क्या होगा, एफ एक्सटर्नल होगा। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, तो हियर आप देख रहे हैं एफ ई इक्वल्स टू एफ एक्सटर्नल ई एक्स टी यहां पर लिख लीजिए, और इसको आप क्या लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर, आप ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम अब क्या करेंगे, इस dx डिस्प्लेसमेंट माइनस dx डिस्प्लेसमेंट में हम जो वर्क डन हुआ है उसको काउंट करेंगे। ठीक है ना, हेंस द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय एफ एक्सटर्नल, मतलब एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा, एफ एक्सटर्नल in moving the q naught for minus dx displacement, मतलब कि माइनस डीएक्स डिस्प्लेसमेंट तक मूव कराने में कितना वर्क डन किया गया एफ एक्सटर्नल के द्वारा। तो आप क्या लिखेंगे, डीएक्स डिस्प्लेसमेंट में जो बहुत कम वर्क डन होगा, जो डिस्प्लेसमेंट कम है तो वर्क डन क्या होगा, बहुत मिनिमम होगा, तो इसके लिए डी डब्ल्यू लगा दिया गया। जहां डी लगने का मतलब क्या है कि वो वैल्यू बहुत छोटी है। ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ इंटू माइनस डी एक्स, और देखिए दोनों का डायरेक्शन अगर देखा जाए तो सेम है। तो अगर आप एफ डी कॉस थीटा होता है, वर्क डन का फॉर्मूला आप जानते हैं, वर्क डन इक्वल टू क्या होता है, एफ डॉट डी होता है। अगर ये लिखा जाएगा तो एफ डी कॉस थीटा होता है। तो अब इस केस में ये माइनस तो ऑलरेडी ले लिया गया, इन दोनों के बीच का जो एंगल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कॉस 0 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो डीएक्स डिस्प्लेसमेंट आपको इसको मूव कराने में जो वर्क डन हुआ वो हुआ, क्यू नॉट चार्ज को डीएक्स डिस्प्लेसमेंट आपने मूव कराया, तो ये वर्क डन आपने क्या किया है, निकाला है। तो आप क्या लिखेंगे, देयरफॉर द वर्क डन इन मूविंग द चार्ज from the charge q naught from infinity to r। बच्चों देखिए, अगर इससे डिस्टेंस उस q नॉट का देखा जाए तो पहले कहां था, इनफाइनाइट पे था। तो उस इनफाइनाइट से, इस क्यू नॉट चार्ज को इनफाइनाइट से, इससे कितना दूरी पर था, इनफाइनाइट से, इससे कितना दूरी पर लाया जा रहा है, इससे आर डिस्टेंस पर लाया जा रहा है। तो इन्फिनिटी से कितना डिस्टेंस तक लाया जा रहा है, आर डिस्टेंस तक लाया जा रहा है। कितना वर्क डन किया जाएगा, मतलब ये dx है, dx पहले ये देखिए x को अगर बढ़ाते जाएंगे तो ये x यहां पर तो x है, लेकिन कहां तक, ये इसका जो मैक्सिमम लिमिट है वो कहां तक है, इन्फिनिटी तक। और इसी x को घटते घटते अगर इसको घटाया जाएगा, इसको लाया जाएगा, तो कहां पर लाकर रोक दिया जा रहा है, यहां पर। तो अगर ये डिस्टेंस देखा जाए तो अगर यहां पे लाया जा रहा है तो x बराबर क्या हो जाएगा, अगर यहां पर लाया जा रहा है तो x बराबर r हो जाएगा, और इसको इनफाइनाइट पर देखा जाएगा तो x बराबर क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। तो अगर आप देखें तो इस dx का जो लिमिट है वो कहां से कहां तक है, इनफाइनाइट टू आर है। इसको कहां से कहां तक लेकर आया जा रहा है, इनफाइनाइट टू आर। तो हम क्या करेंगे, कैसे, हम जानते हैं कि जो ऐड करने का कार्य करता है वो इंटीग्रेशन करता है। इस फिजिक्स में आप जानते हैं कि जो एडिशन का कार्य करता है वो क्या करता है, इंटीग्रेशन करता है। तो हम क्या करेंगे, इस वर्क डन को, टोटल वर्क डन को निकालना है, तो वहां से यहां तक, मतलब इस लिमिट के अंदर x इक्वल्स टू इनफाइनाइट टू r के बीच में इसको क्या कर देना पड़ेगा, इंटीग्रेट कर देना पड़ेगा। तो जो टोटल वर्क डन होगा वो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट टू r, ये कितना हो जाएगा, माइनस एफ dx, इसकी वैल्यू तो 1 हो जाएगी। ठीक है, अब बच्चों f की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, जो ये f एक्सटर्नल आप लिखे हैं, ये dw f ext लिख लीजिए, यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स की वजह से ये वर्क डन हो रहा है, तो f ext आप लिख लीजिए, ext मतलब एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, तो f एक्सटर्नल कितना है, आप चाहे तो इस f एक्सटर्नल की वैल्यू यहाँ पे क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं। ये इतना जो वैल्यू है यहाँ पे, तो इसको पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये कितना हो जाएगा, क्यू क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर
dx। अब बच्चों इधर इंटीग्रेशन किसका होगा, जो x के फॉर्म में होगा उसी का इंटीग्रेशन होगा, बाकी सब कांस्टेंट के रूप में बाहर चले आएंगे। तो ये वर्क डन आप यहाँ पर लिख सकते हैं, क्या क्या देखिए माइनस बाहर हो जाएगा, माइनस क्यू नॉट अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। और आप जानते हैं कि ये 1/x² का जो इंटीग्रेशन होता है वो कितना होता है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x²। अगर आप यहां पर लिखना चाहें इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² dx, तो ये क्या हो जाएगा, x⁻⁻2 dx हो जाएगा। अगर इसको इंटीग्रेट किया जाएगा तो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या है, f इंटीग्रेशन ऑफ x⁻n क्या होता है, x⁻n+1 अपॉन में n+1। अगर इसका यूज किया जाए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x⁻2+1 अपॉन -2+1। अगर इसको लिखा जाए तो ये क्या हो जाएगा, x⁻1 अपॉन -1, यानी कि इसका जो इंटीग्रेशन हो जाएगा -1/x हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन जो होगा वो -1/x हो जाएगा। तो यहाँ पे 1/x² का जो ये तो बाहर हो गया, क्यू नॉट अपॉन दिस तो बाहर हो गया। अब इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा -1/x और लिमिट ओवर लिमिट इंफिनिटी टू r हो जाएगा। अब बच्चों इसको आप देख सकते हैं। अब आपको लिमिट पुट करना है, लिमिट कैसे पुट करेंगे आप देख लीजिए। आप सबसे पहले ये माइनस है तो माइनस से माइनस मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप यहां पर लिख सकते हैं प्लस क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये कितना हो जाएगा 1/x, और ये कहां से कहां तक ये लिमिट है, इंफिनिटी टू r। अब बच्चों इसको कैसे पुट करेंगे, अब ये क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और लिमिट, पहले अपर लिमिट पुट की जाती है इस वेरिएबल के स्थान पर, तो पहले अपर लिमिट पुट होगा तो ये कितना होगा 1/r माइनस 1/∞। ठीक, तो ये वर्क डन कितना हो जाएगा, क्यू नॉट अपॉन क्या हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये 1/r, और इंफिनिटी से किसी भी संख्या में अगर डिवाइड करते हैं किसी भी नंबर को तो वो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। वो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। अब बच्चों ये जो वर्क डन हुआ, ये वर्क डन किस पे हो रहा है, क्यू नॉट चार्ज पे हो रहा है। ये वर्क डन किस पे हो रहा है, क्यू नॉट चार्ज पे हो रहा है। तो अगर आपको पोटेंशियल निकालना है तो पोटेंशियल का फॉर्मूला भी आपको पता है, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो आपको अभी बताएगा क्यू नॉट चार्ज को लाने में W वर्क डन हो रहा है तो यूनिट को लाने में कितना हो जाएगा, W/Q नॉट। तो V इक्वल टू क्या हो जाता है, यही से बताया गया था कि यही पोटेंशियल V इक्वल टू क्या हो जाता है, W/Q नॉट हो जाता है। तो अगर आपको यहां से हेंस V इक्वल टू हेंस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इक्वल टू क्या हो जाएगा, W/Q नॉट। अगर यहां से डिवाइड किया जाए तो W की वैल्यू कितनी आई आपकी, तो यहां से आप ऐसे लिख सकते हैं क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये क्या हो जाएगा R, इसके यहां आ जाएगा। तो R यहां हो गया, और नीचे किससे डिवाइड करना है, क्यू नॉट से। तो क्यू नॉट से क्या कर लीजिए डिवाइड, तो इसको इससे कट कर दीजिए, तो V इक्वल टू कितना हो जाएगा। अब बच्चों 1/4 पाई को एक जगह कर लीजिए, Q/R को इसको कैसे लिखा जा सकता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और यहां पे क्या बचेगा, Q बचा, नीचे क्या बचा, R बचा। तो ये आपका हो जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू द पॉइंट चार्ज Q। देखिए इस चार्ज की वजह से, अब आप यहां पे ध्यान दीजिएगा, अगर कोई चार्ज Q दिया हो और इससे इस चार्ज की वजह से इससे R डिस्टेंस पे कोई पॉइंट P हो, तो इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना हो जाएगा, तो इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो जाएगा V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने के लिए दूसरे चार्ज की आवश्यकता नहीं पड़ेगी बच्चों, क्योंकि ये जो आपका अमाउंट ऑफ वर्क डन होता है वो यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे होता है। यहाँ पे ये क्यू नॉट जो अभी निकाला गया, इस क्यू नॉट को यूनिट पॉजिटिव कर देंगे तो यही वैल्यू आएगी। मतलब इसका यूनिट पॉजिटिव करने के लिए तो ये काम किया गया है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे जो वर्क डन निकालने के लिए क्यू से भाग दे दिया गया क्यू नॉट से। ठीक है,
तो आप देख रहे हैं कि अगर ये क्यू चार्ज है, इससे आर डिस्टेंस पर अगर आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये तो के, इसका तो वैल्यू हमें पता है, ये 9 × 10⁻⁹ होता है, और ये कितना हो जाएगा क्यू बाई जो भी ये चार्ज है बटे में आर, यानी कि जो पोटेंशियल है ये डिपेंड कर रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज है। ठीक है, तो अभी तो हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाला, अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे। पहले सबसे पहले पॉज करके आप इसको लिख लें। अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है बच्चों? अभी हमने पढ़ा है कि अगर कोई ये क्यू चार्ज है और यहां से कोई एक पॉइंट है आर डिस्टेंस पे, सपोज कीजिए कितने डिस्टेंस पे, आर डिस्टेंस पे एक कोई पॉइंट है, ठीक है, तो उस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो जाता है V इक्वल्स टू वो 1/4πε0 Q अपान R हो जाता है। ये तो कांस्टेंट है, ये चार्ज Q और यहां से जो इस पॉइंट का डिस्टेंस है वो इसके क्या हो जाता है, अपान हो जाता है, मतलब ये Q/R हो जाता है। ठीक है, तो ये आपने पोटेंशियल निकाला। अब सपोज करो बच्चों कि यहां से मान लो कि एक कोई पॉइंट ये है और एक कोई दूसरा पॉइंट ये है। सपोज कीजिए कि ये जो पहला पॉइंट है वो A है, ठीक है, और जो ये दूसरा पॉइंट है वो B है, ठीक है, और यहां से इस Q चार्ज से जो पहले वाले पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो कितना है, RA है, RA है, इस पहले वाले पॉइंट का डिस्टेंस जो है वो कितना है, RA है, और इस दूसरे वाले पॉइंट B का जो पॉइंट डिस्टेंस है वो कितना है, RB है। ठीक है, और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आया जाता है, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में इस Q चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस हमें फाइंड आउट करना है। अगर यहां से यहां तक कि अगर कोई मूव कराया जाए यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच का हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो बच्चों इस पॉइंट पे जहां RA डिस्टेंस पे ये पॉइंट A है, तो सपोज कीजिए कि यहाँ का जो पोटेंशियल है वो क्या है, VA है, और इस पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो कितनी है, VB है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा B, मतलब क्या, जो फाइनल इनिशियल है उस जो फाइनल पोटेंशियल है उसमें से इनिशियल पोटेंशियल को क्या कर दीजिए, आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो डेल्टा B इक्वल टू क्या हो जाएगा, VB माइनस VA। आपने कहां से चला है, A से चला गया है और B तक आया गया है, तो इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, इनिशियली कहां से चला गया था, A से, और B पर आया गया है, तो इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा VB माइनस VA हो जाएगा। तो डेल्टा V इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, VB की वैल्यू रख लीजिए। अब यही फॉर्मूला हम यूज करेंगे, 1/4πε0 Q अपान VB की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहां से अगर Q अपान यहां से इसका डिस्टेंस देखा जाए तो RB हो जाएगी, RB हो गया, और इसको डेल्टा, इसको हम क्या कह देंगे, VB कह देंगे, माइनस में किसका वैल्यू लिखेंगे, VA की वैल्यू लिखेंगे, तो कितना हो जाएगा 1/4πε0 Q अपान ये कितना हो जाएगा, RA हो जाएगा, यहां से इस पॉइंट का डिस्टेंस। तो आप पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V इक्वल्स लिख सकते हैं 1/4πε0 को क्या कर लीजिए, कॉमन कर लीजिए, ये कॉमन हो गया, 1/4πε0 कॉमन कर लिया आपने, क्या बचा यहाँ पे, ये तो Q को भी कॉमन कर लिया जाए, Q को भी क्या कर लिया जाए, कॉमन कर लिया जाए, दोनों में Q ही है, ठीक है, सेम चार्ज है, तो 1/RB माइनस 1/RA हो जाएगा। ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का आपका फार्मूला, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला। अब बच्चों इसी को अगर थोड़ा सा अगर अदर वे में कहा जाए, इसको थोड़ा सा हम क्या करते हैं, रिवर्स फॉर्म में कहें, और आपसे कहें कि मान लो कि एक पॉइंट यहां पे है, ये जो BB पॉइंट है वो यहीं पे, और ये मान लीजिए कि ये डिस्टेंस कितना है, RB किसके बराबर, R के, और A को कहां लेकर चले जाए, इनफाइनाइट पे, तो आपका क्या हो जाएगा इस केस में, अगर ये RB को R मान लीजिए, मतलब इस पॉइंट का डिस्टेंस, इस Q चार्ज से इस पॉइंट का डिस्टेंस R मान लीजिए, और एक पॉइंट को कहां लेकर चले जाए, इनफाइनाइट पे, तो आपका RB किसके बराबर हो जाएगा, R के, और ये जो आपका RA हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। तो आप डेल्टा V को क्या लिख सकते हैं, डेल्टा V इक्वल टू Q अपान 4πε0, और ये क्या हो जाएगा 1/R माइनस 1/इनफाइनाइट हो जाएगा।
आर कितना हो जाएगा 1/इनफाइनाइट। अब आप इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों, अब ये मैं क्यों बता रहा हूं, थोड़ा सा इस बात को समझिए क्यों बता रहा हूं। एक्चुअली कोई भी जो इलेक्ट्रिक, अब ये जो डेल्टा भी है ना, अब किसका रूप धारण कर लेगा, ये इसका, देखिए इसका फॉर्म मतलब कि यहाँ पे ये फाइंड आउट कर लिया कैसे, डेल्टा भी इक्वल, अगर आप यहाँ पे लिखिए तो देखिए अब क्या बचेगा, इसको क्यू को आर के साथ लेकर जाइए तो 1/4πε0, और ये क्या हो जाएगा Q/R हो जाएगा। तो ये डेल्टा भी ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस ही क्या हो गया, यहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया। तो एक्चुअली बच्चों जो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आप निकाले हैं वो एक प्रकार का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस ही निकाले हैं। वो किस प्रकार का डिफरेंस, मान लीजिए जिस पॉइंट पर आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाले हैं वहां के पोटेंशियल में से घटा दिया गया है किसके पोटेंशियल को, इनफाइनाइट के पोटेंशियल को घटा दिया गया है, तो आपको वहां पे क्या मिल गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मिल गया है। तो जो मैं ये बताना चाहता हूं कि जो आप एक्चुअली में किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालते हैं वो एक प्रकार का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस ही होता है उस चार्ज की वजह से उस पॉइंट का, और उसी चार्ज की वजह से इनफाइनाइट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। इस पॉइंट पे अगर मान लीजिए 1/4πε0 Q/R है तो इनफाइनाइट पर क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, और इसमें से जीरो घटाएंगे तो इसकी वैल्यू वही रहने वाली है। तो मैं सिंपल सी बात कहना चाहता हूं कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस से ही हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। कहीं पर भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दे दिया गया हो तो उन दो पॉइंट में से किसी एक पॉइंट पर अगर आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है तो दूसरे पॉइंट को कहां मानना पड़ेगा, इनफाइनाइट पर मानना पड़ेगा, तब वो किसी एक पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आप फाइंड आउट कर पाएंगे। तो आपने इस बात को समझा, एक्चुअली आपको बस ये बताने के लिए कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी एक प्रकार का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होता है, इसको समझाया गया। ठीक है, तो आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस लिखना है तो बस इसको ही आप लिखेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये आपका डिफरेंस हो गया। इसको पॉज करके क्या कर लीजिए, आप लिख लीजिए। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बच्चों। बच्चों अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, तो अभी आपको बताया गया बच्चों कि जो आपका ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, एक्चुअली ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है कि यूनिट चार्ज पे जो वर्क डन होता है W/Q0, यूनिट चार्ज पे जो वर्क डन होता है उसको हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। इसको V से आपने डिनोट किया, V इक्वल क्या हो गया था, W/Q0। मतलब कि आप कह सकते हैं कि जो आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है यूनिट चार्ज पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो कितना होता है, V इक्वल्स टू W/ क्या होता है, Q0 होता है। ठीक है, तो ये जो आपका ये जो वर्क डन है वो यूनिट चार्ज पे वर्क डन है और इसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि Q0 चार्ज पे टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा, तो Q0 चार्ज पे जो टोटल वर्क डन होगा, ये तो यूनिट है, मान लीजिए कि कहा जा रहा है कि यूनिट चार्ज पे टोटल वर्क डन कितना आपका V है, तो Q0 चार्ज पे कितना वर्क डन हो जाएगा, Q0 इंटू V हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, तो वही यहीं से निकाला जाएगा। तो Q0 चार्ज पर जो वर्क डन होगा इससे अगर इधर मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या हो जाएगा, Q0 इंटू V हो जाएगा, और यही आपका क्या हो जाता है, यही अमाउंट ऑफ जो वर्क डन है इसे हम क्या देते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर यहां से आप लिखें तो ये वर्क डन जो निकलेगा, वर्क डन Q0 इंटू पोटेंशियल की वैल्यू क्या है, किसी पॉइंट पे मान लीजिए किसी पॉइंट तक लाने में किसी चार्ज को कोई Q चार्ज है और यहां से R डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है, तो यहां पे जो आपने पोटेंशियल निकाला V की वैल्यू, तो V की वैल्यू आपने कितना निकाला, V इक्वल टू आपने निकाला था 1/4πε0 Q/R निकाला था। तो ये तो एनर्जी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इनफाइनाइट से इस पॉइंट तक लाने में था। अब इस पॉइंट पर किसको रख दिया जाए, R डिस्टेंस पे Q0 चार्ज को किसको लाया जाए, इनफाइनाइट से Q0 चार्ज को लाया जाए, तो कितना वर्क डन लगेगा, तो कितना वर्क डन लगेगा, इतना ही वर्क डन लगेगा, यूनिट को लाने में इतना, तो Q0 को लाने में Q0 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये वर्क डन कितना हो जाएगा, W इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4πε0 Q0 अपान क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। इस Q से इस Q0 में मल्टीप्लाई हो गया है, तो ये वर्क डन हो जाएगा Q0 चार्ज को लाने में। तो
दिस वर्क डन इज सेड टू बी व्हाट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, या दिस वर्क डन is stored in the form of electric potential energy. Electric potential energy of the given system of charges, ठीक है। अब ये जो दो चार्जेज का सिस्टम है, इस सिस्टम का ये क्या हो जाएगा, एनर्जी हो जाएगा, ठीक है। पहले अगर यहाँ पे यूनिट चार्ज था तो उस सिस्टम की एनर्जी कितनी थी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर थी। यहाँ पे यूनिट था तो यूनिट से मल्टीप्लाई नहीं किया गया था, अब क्यू नॉट है तो क्यू नॉट से मल्टीप्लाई कर दिया गया। तो इसी को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम कहा जाएगा। U इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, क्यू नॉट अपॉन आर, ठीक है। ये आपका एनर्जी हो जाएगा। बच्चों ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी आपसे क्या बता रहा है कि अब इन दोनों चार्जेस को बिल्कुल एक दूसरे से जुदा करना है। मान लीजिए कि इन दोनों चार्जेस को अगर मतलब कि ये जो सिस्टम की एनर्जी है, इन दोनों चार्जेस को अगर एक दूसरे से इनफाइनाइट डिस्टेंस पर लेकर जाना है तो मिनिमम कम से कम ये एनर्जी आपको चाहिए इन दोनों चार्जेस को एक दूसरे से इनफाइनाइट डिस्टेंस तक क्या करने के लिए, सेपरेट करने के लिए। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर कोई दो चार्जेस दे दिया गया है और उनको आर डिस्टेंस पर रखा गया है तो सबसे पहले उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पूछा जाएगा और कहा जाएगा कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एनर्जी टू डिसोसिएट दिस सिस्टम, मतलब कि इस सिस्टम को डिसोसिएट करने के लिए कितनी एनर्जी की आवश्यकता होगी। तो वो जो एनर्जी काउंट कर किए रहेंगे ना, उतना ही इनफाइनाइट से लाने में उतनी एनर्जी की आवश्यकता लगी तो ले जाने में भी तो उतनी एनर्जी की आवश्यकता होगी उसके अपोजिट डायरेक्शन में। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो आपसे अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि अगर इस सिस्टम ऑफ चार्ज दे दिया जाए, एक चार्ज दूसरा चार्ज और इसके बीच का डिस्टेंस आर दे दिया जाए, तो इसको डिसोसिएट करने के लिए कितनी एनर्जी की आवश्यकता होगी। तो आप इसी फॉर्मूले से इस एनर्जी को निकालेंगे, कहेंगे कि मिनिमम इतनी एनर्जी की आवश्यकता लगेगी इसको क्या करने के लिए, डिसोसिएट करने के लिए, ठीक है। तो ये तो टू चार्ज सिस्टम के लिए ये आपने ऐसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को लिख लिया। अगर मान लीजिए कि ये टू चार्ज सिस्टम नहीं है, ये थ्री चार्ज सिस्टम है, कुछ ऐसे है, इसको बनाकर जब जो बनाया गया था इसको पहले लिख लेंगे, तब जाके मान लीजिए कि यहां से ये डिस्टेंस आर है, तो पहले इसको पॉज करके लिख लीजिए। तब मैं समझा रहा हूं थ्री चार्जेस सिस्टम या एन चार्जेस के सिस्टम के लिए किस तरह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी आप निकालेंगे। तो पॉज करके आपने लिख लिया होगा। चलिए बच्चों देखते हैं थ्री चार्जेस सिस्टम। मान लीजिए कि एक Q1 चार्ज यहां है, Q2 चार्ज यहां है और सपोज कीजिए Q3 चार्ज यहां है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस R12 है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस R23 है और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस R31 है। अब कहा जाए इस सिस्टम की टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी, तो इसमें हर एक पेयर बनाएंगे। जैसे एक पेयर ये हो जाएगा आपका, चार्जेस का पेयर बनाएंगे, दूसरा पेयर ये हो जाएगा और तीसरा पेयर किसका बन जाएगा, इस तरह से बन जाएगा। और इस सिस्टम की एनर्जी अगर देखा जाए तो U1 सबसे पहला जो एनर्जी होगा इन दोनों के बीच में, इस वाले सिस्टम का क्या हो जाएगा। अब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम क्या लिख रहे हैं, इसी जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखा जा रहा था, अब इसको के लिख ले रहा है। प्लस इसकी वैल्यू 9 × 10⁹ होती है, उसको हम पुट कर सकते हैं, तो इसको के और यहाँ पे क्या हो जाएगा Q1 Q2 और अपान में इन दोनों के बीच का डिस्टेंस R12 U2 दूसरे, मतलब ये वाला इस वाला सिस्टम का क्या हो जाएगा के Q2 Q3 अपान R23। वैसे ही U3 कितना हो जाएगा, अलग अलग हम पेयर बना के इन एनर्जी को लिख लिए और उसको बाद में क्या कर देंगे, एड अप कर देंगे। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा के Q3 Q1 अपान R31। आपने ये अलग अलग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी दो चार्ज के सिस्टम के लिए निकाला और इस पूरे सिस्टम में थ्री चार्जेज हैं तो इसके कितने, मतलब कि थ्री फॉर्म्स बने और टोटल एनर्जी U कितना हो जाएगा, U1 प्लस U2 प्लस U3 जितना बना, सब में K कॉमन है तो K कॉमन कर लेते हैं। क्या बचेगा यहाँ पे Q1 Q2 अपान R12
Q2 Q3 अपन R23 और वैसे ही Q3 Q1 अपन R31। ये इस पूरे सिस्टम की क्या हो जाएगी, 3 चार्ज सिस्टम के लिए ये एनर्जी हो जाएगा। ठीक है, अगर 2 है तो उन दोनों के बीच में एक ही, बस इसी फॉर्मूले से काम चल जाएगा। अगर 3 है तो अब देखिए कितने टर्म्स आ गए, 3 आ गए। अब ऐसे ही टर्म्स अगर आप बढ़ाते जाएंगे तो कितना हो जाएगा, ऐसे ही अगर 4 चार्जेज का सिस्टम है तो आप चलिए प्रेडिक्ट कीजिए कि अगर 4 चार्जेज का सिस्टम है Q1 Q2 और ये किसी एक, सपोज कीजिए कि स्क्वायर या रेक्टेंगल के कॉर्नर्स पर रखे गए हैं ऐसे। ठीक है, Q1 Q2 Q3 Q4, तो इसमें कितने पेयर्स बनेंगे, एक तो इसके बीच में U1, सपोज कीजिए कि ये डिस्टेंस क्या है R12 है, ये R23 है, ये R34 है, ये R41 है। ठीक है, ये तो पेयर बन गया। यहाँ पे U1 U2 इन दोनों के बीच का एनर्जी, इन दोनों के बीच का एनर्जी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी U3, यहाँ पे कितना हो गया U4 हो गया। अब आपको ये समझना है कि केवल यही 4 पेयर बनेंगे क्या, तो ऐसा नहीं है बच्चों। ये आप देखिए, इसका और इसका भी एक पेयर बन सकता है और इसका भी एक पेयर बन सकता है। तो अगर इसका पेयर सपोज कीजिए कि ये डिस्टेंस जो है R13 है, तो यहाँ पे जो एनर्जी होगा इसके बीच में वो सपोज कीजिए कि U5 इसको ले लीजिए, और इन दोनों का जो पेयर बनाएंगे सब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ले लीजिए R24, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा U6 हो जाएगा। तो यहाँ पे टोटल एनर्जी निकालना है तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस U4 प्लस U5 प्लस U6। कभी भी किसी भी परीक्षा में इससे ज्यादा बड़ा कोई सवाल आपसे नहीं पूछा जाएगा, उतना ज्यादा पेयर्स बनाने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। ठीक है, आप यहीं तक क्या है, अगर आप इतना तक जानते हैं तो ये काफी है, तो आप इसको लिख सकते हैं। अगर U लिखेंगे तो आप जैसे सब में K आना है, जैसे यहाँ पे K आया तो K कॉमन हो जाएगा, और आप U1 लिखना चाहें तो यही तो U1 है, तो दोनों चार्जेस का मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे देखिए, अगर आपको लिखा गया था तो इसका मल्टीप्लीकेशन Q1 Q2 और R12 प्लस ऐसे ही Q2 Q3 और ये क्या हो जाएगा R23 ऐसे ही आप लिख लीजिएगा। प्लस मैं एट लास्ट में U6 को लिख दे रहा हूं, क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा Q2 Q4 अपान R24। तो इस तरह से आप एनर्जी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आप अगर कोई कहे कोई सिस्टम ऑफ चार्जेस दे दे तो उस सिस्टम ऑफ चार्जेस से जितने 2 चार्जेस के पेयर्स बन रहे हैं उन सारे पेयर्स को बनाकर आप क्या कीजिए, सबका अलग अलग पोटेंशियल एनर्जी निकालिए और लास्ट में सबको ऐड कर दीजिए, तो पूरे सिस्टम का वो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकल आएगी। तो आप इस बात को समझ रहे हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकाला जा सकता है। एक बात और इसमें खास बच्चों की, केवल ये पॉजिटिव चार्जेस नहीं होते हैं, इसमें नेगेटिव भी चार्ज होते हैं। ठीक है, तो अगर सपोज कीजिए इसमें कोई एक चार्ज नेगेटिव है, ये -Q4 है, तो जहां पे वो -Q4 चार्ज आए, अब मान लीजिए कि इसका जो पेयर बनेगा वो माइनस में हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन वो माइनस है तो माइनस के रूप में उसको क्या किया जाएगा, लिखा जाएगा, जो प्लस है प्लस के रूप में लिखा जाएगा, मल्टीप्लीकेशन करने पे जो जैसा आता है उसको उसके आगे वैसे क्या कर दिया जाएगा, लगा दिया जाएगा। तो आप इस तरह से किसी सिस्टम का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं। तो चलिए अब इस पे कुछ क्वेश्चंस देख लिया जाए, कैसे आपसे पूछा जाता है ये तीनों टॉपिक्स पे। तो अब हम इस पे कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं। तो इस पे बहुत इंपॉर्टेंट और फेमस न्यूमेरिकल है, ये कह देता है कि कोई एक आपका रेगुलर हेक्सागन है। क्या है, रेगुलर हेक्सागन। रेगुलर मतलब क्या, कि सारी इसकी जो साइड्स है वो क्या हो, बराबर हो, सारे साइड्स क्या हो, बराबर हो, और इस पे इसके प्रत्येक कॉर्नर पे, ईच एंड एवरी कॉर्नर पर सेम चार्जेस, सपोज कीजिए क्यू दे रखा है। आपको न्यूमेरिकल वैल्यू भी दे सकता है, आपको 1 कूलम 2 कूलम 1 माइक्रोकूलम 2 माइक्रोकूलम भी दे सकता है मैं, लेकिन मैं जनरली बता रहा हूं, कुछ भी दे आप उसको काउंट कर सकते हैं। और कहेगा कि इसके बिल्कुल सेंट्रॉइड पे आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है इस पूरे सिस्टम ऑफ चार्जेस की वजह से। तो आपको कहीं पर भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है तो क्या चाहिए बच्चों, अगर मान लीजिए कोई चार्ज Q है और यहाँ से R डिस्टेंस पे कोई पॉइंट P है और आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है इस पॉइंट पे,
तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, के क्यू बाई आर होता है। तो क्यू चाहिए और इस पॉइंट, इस चार्ज से उस पॉइंट का डिस्टेंस चाहिए जहां पे आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। तो बच्चों अगर रेगुलर हेक्सागन है तो इसका साइड भी दिया रहेगा। सपोज कीजिए कि ये ए है, 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 सब मतलब कि इसके साइड्स भी ए दिए गए हैं। तो ये साइड्स दिए गए हैं और आपको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इस पॉइंट पर निकालना है। ठीक है, तो सही है, हम यहां से क्या इस डिस्टेंस को फाइंड आउट करने का प्रयास करेंगे। कैसे पाया जा सकता है बच्चों, रेगुलर हेक्सागन है यानी कि इसके साइड्स क्या है, सेम है। तो अब अगर आप ऐसे इसको मिला दें सबको तो आप देखेंगे कि ये पूरा जो सिस्टम है 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। अच्छा बताइए कि ये 1 पॉइंट पे कितने डिग्री का एंगल बनता है, 1 पॉइंट पे कितने डिग्री का एंगल बनता है, 360 का बनता है। ठीक है, सपोज कीजिए कि ये एंगल एक्स है तो ये सब बराबर साइड्स हैं तो ये एंगल भी तो सेम होंगे, सब एक्स होंगे कि नहीं होंगे। तो ऐसे ही कितने हो जाएंगे 6x इक्वल टू कितना 360। अगर इसको डिवाइड किया जाएगा तो ये 60 डिग्री, मतलब ये वाला एंगल कितना आ गया 60 डिग्री। और ये रेगुलर हेक्सागन है तो सारे इसके कॉर्नर से जो इसका डिस्टेंस होगा वो भी सेम होगा बच्चों। तो ये वाला इसके बराबर होगा और ये दोनों साइड्स बराबर है तो ये एंगल इसके बराबर होगा। सपोज कि ये y है, ये y है। अगर एक ट्रायंगल में टोटल एंगल 180 का होता है, ये 60 है, तो बचे हुए दोनों एंगल कितने के हो जाएंगे, y प्लस y 2y इक्वल टू कितना हो जाएगा 120 इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 60, यानी कि y इक्वल टू 60 आया, यानी कि यहाँ पर भी 60 और यहाँ पर भी 60। अब ये क्या दिख रहा है हमारे रसगुल्लों, यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे ध्यान से दिख रही है। अब तो आप इसको समझ गए होंगे कि ये कैसा ट्रायंगल बना हुआ है। तो आप एक सारे इसके एंगल 60 डिग्री के हैं तो ये सारे साइड्स क्या हो जाएंगे, इसके बराबर हो जाएंगे। ये हो जाएगा इक्विलैटरल ट्रायंगल। अगर ये ए है तो ये भी ए हो जाएगा, ये भी ए हो जाएगा, सारे ए हो जाएंगे। और बहुत आसानी से अब क्या कर सकते हैं, आप इस पॉइंट पर इन सारे चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, अगर V1 हम निकालना चाहे एक पहला से, तो ये कितना हो जाएगा इस चार्ज की वजह से के क्यू अपॉन यहां से इसका डिस्टेंस ए, तो आप ए लिख लेंगे। ये तो एक की वजह से है। अब ये 6 चार्जेज है, 6 की वजह से वहां पे कितना हो जाएगा, तो 6 की वजह से 6 बार जोड़ना पड़ेगा। 6 बार जोड़ने से बेहतर है कि हम टोटल पोटेंशियल भी लिखें और इसको 6 से क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें। हो गया आपका आंसर। आप आंसर, इसका आंसर फाइंड आउट कर लिए कि अगर किसी भी रेगुलर हेक्सागन पे अगर चार्जेज रखे गए हैं तो कितना उसके सेंट्रॉइड पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। इस तरह के क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं। और यहाँ पे डिफरेंट चार्जेज भी दे सकता है, तो अलग अलग चार्जेज तब अलग अलग करके निकालना पड़ेगा। 6 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। अगर चार्ज की वैल्यू अलग अलग है तो अलग अलग आएगा। V1 V2 V3 V4 V5 V6 निकाल लीजिए, सबको जोड़ दीजिए, बहुत आसानी से आप क्या कर सकते हैं। तो चलिए, ये तो एक आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे ये क्वेश्चन हुआ। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन एक पूछा जा सकता है आपका कुछ ऐसा कि अगर सपोज कीजिए कि यहाँ पे 5 माइक्रोकूलम का चार्ज है, ठीक है, और कोई इस चार्ज की तरफ मान लीजिए कि कोई एक पॉइंट है और उसका डिस्टेंस इस चार्ज से कितना है, 10 सेंटीमीटर है। कितना 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है। और इस पॉइंट से चार्ज की तरफ 2 सेंटीमीटर और क्या किया गया, मूव किया गया। कितने सेंटीमीटर मूव किया गया, 2 सेंटीमीटर मूव किया गया। अब बताइए कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, डेल्टा V निकालने के लिए कह रहा है। क्या होता है फॉर्मूला, क्या होता है फॉर्मूला बच्चों, बताइए। डेल्टा V इक्वल टू क्या होता है, आप 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे Q भी रहता है Q, और 1/RA माइनस 1 या जो फाइनली जहां पे आया जाता है, ये मान लीजिए कि फाइनली RB था तो RB माइनस RA हो जाएगा। तो ये RB क्या है, जहां पे फाइनल आया गया यहां से इसका डिस्टेंस, तो ये टोटल 10 है, उधर से 2 सेंटीमीटर आया गया तो ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो RB के स्थान पर 8 हो जाएगा, RA के स्थान पर 10 हो जाएगा, और आपने Q के स्थान पर ये वैल्यू देख ही लिया है। तो डेल्टा V इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है, 9 × 10⁻9 होती है। और 5 माइक्रोकूलम का है तो 5 × 10⁻⁻6 हो जाएगा, ये चार्ज की वैल्यू हो जाएगी। और 1 सेंटीमीटर में है तो मीटर बनाने के लिए क्या होगा, 2 अंक पहले इसके दशमलव लग जाएगा। तो अगर ये 8 सेंटीमीटर है तो 0.08 माइनस यहां से उसका डिस्टेंस 1/0.10। तो अगर इसको कैलकुलेट किया जाए तो 9 5 जा 45 इंटू 10⁻⁻9 + 6 कितना, +9 - 6 कितना हो जाएगा 3,
और यहाँ से अगर लिखें तो ये क्या हो जाएगा, ये दशमलव हटाते हैं तो जो 2 जीरो यहाँ लग जाएगा, यहाँ दशमलव हटाते तो 2 जीरो यहाँ लग जाएगा, यहाँ से 1 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, वहाँ 10 हो जाएगा। और इसको अगर डिवाइड किया जाए तो कितना हो जाएगा, 4 से कट कर लीजिए तो ये 25, ये 2, 12.5 माइनस 10 कितना हो जाएगा 45 इंटू 12.5 में से 2.5 इंटू 10 टू द पावर 3। इस तरह से आप इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 25 25 5 जा 125, 25 4 जा 100, 100 और 12 कितना हो जाएगा 112। ठीक है, अब इसको 1 पॉइंट पर डेसिमल लगा दीजिए और इंटू 10 टू द पावर 3, इतना वोल्ट्स हो जाएगा आपका, इतना वोल्ट्स। यहाँ पे इसका पोटेंशियल डिफरेंस आप क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं ऐसे भी। ठीक है, अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन इस पे कैसे पूछा जा सकता है बच्चों, आपका देखिए इस पे जो थर्ड टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का। आज जो टॉपिक पढ़े सब पे एक एक क्वेश्चन बता दिया जाए, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं क्वेश्चन आप देख लें। मान लीजिए कि ये एक चार्ज का सिस्टम दे दिया गया आपको, सपोज कीजिए कि यहाँ पे आपका 1 माइक्रोकूलम का चार्ज है, सपोज कीजिए -1 माइक्रोकूलम का चार्ज है, और यहाँ पे आपका 3 माइक्रोकूलम का चार्ज है, और यहाँ पे प्लस में 4 माइक्रोकूलम का चार्ज है। कितना 4 माइक्रोकूलम का चार्ज है। ठीक है, अब कहा जाएगा कि इस पूरे सिस्टम की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, और आप अगर डिस्टेंस भी दिया रहेगा, सपोज कीजिए इक्विलेटर है 1 मीटर की ये डिस्टेंस है, 1 मीटर या ले लीजिए 1 सेंटीमीटर ले लीजिए, 1 सेंटीमीटर, यहाँ पर ले लीजिए 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर ले लिया गया। अगर इस पे चार्जेज रखे गए हैं तो आप कैसे निकालेंगे इसका टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो आप पेयर्स बनाएंगे, सबसे पहले इसका, फिर इसका, फिर इसका, ऐसे पेयर्स बना के आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे। तो आप चलिए इसको लिख लेते हैं हम, कैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इसका निकलेगा। तो आपको अगर सबसे पहले U1 निकालना है इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, तो फार्मूला क्या होता है, KQ1Q2 अपॉन R। तो KQ1Q2 चार्ज कौन सा है, -1 माइक्रोकूलम, तो -1 इंटू 10 टू द पावर -12 इंटू ये Q2 कितना है 3 इंटू 10 टू द पावर माइक्रो है ना जी, तो 6 होगा, तो -6। ये ऐसे हम लिख सकते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके। ठीक है, इसको कुछ ऐसे। ठीक है, और अपान में कितना हो जाएगा, डिस्टेंस कितना है 10 सेंटीमीटर, तो 10 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर में बदल जाएगा, सेंटीमीटर में है, तो ऐसे हम इसको क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। ऐसे ही T2 लिखेंगे तो ये K तो रहेगा ही, और इन दोनों के बीच में मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए तो ये क्या हो जाएगा 3 इंटू 10 टू द पावर -12, और ये कितना हो जाने वाला है 4 इंटू 10 टू द पावर -12 अपॉन कितना हो जाएगा 10 इंटू 10 टू द पावर -2, फिर मैं 12 लिख रहा हूँ, -6 होना चाहिए ना, माइक्रो है तो। ठीक, U3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, U3 अगर यहाँ इन दोनों के बीच में निकाला जाए तो कितना हो जाएगा, K इक्वल टू क्या हो जाएगा, U3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, K 4 इंटू 10 टू द पावर -6, इस बार तो सही हो गया, इंटू -1 इंटू 10 टू द पावर -6 अपॉन कितना हो जाएगा ये आपका 10 सेंटीमीटर, 10 इंटू 10 टू द पावर -2। अगर टोटल पोटेंशियल निकालना है तो जो कॉमन है उसको कॉमन कर लीजिए, K कॉमन है, K कॉमन इधर हो गया, और आप देखें ये 10 टू द पावर -6, 10 टू द पावर -6 सब में कॉमन है, तो इसको बगल में इधर रखकर नीचे भी जो कॉमन है उसको क्या कर दीजिए, लिख लीजिए इसके कॉमन करके। ठीक है, तो 10 टू द पावर -12, अब यहाँ पे -12 लिख सकते हैं, इसका मल्टीप्लिकेशन होगा तो -6 ऐड होगा तो -12, इसमें भी तीनों में हमने उसको क्या कर लिया, लिख लिया, और अपॉन में ये भी लिख लीजिए। इसको अगर आप लिखे तो 10 टू द पावर ये एक है, यहाँ पे 10 टू द पावर -1 लिख लीजिए। ठीक है, अब इसके अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -6, ये नीचे वाला पावर वाला काम तो हमने खत्म कर दिया, केवल जो नंबर है उसका -1 से 3 में मल्टीप्लाई होगा तो -3 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ये तो 3 में 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो +12 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा -4, तो U इक्वल टू कितना हो जाएगा K, और यहाँ से 12 में से 7 जाएगा, कितना हो जाएगा 5 इंटू 10 टू द पावर -12,
और प्लस में ये नीचे से ऊपर जाएगा तो प्लस में 1, और इसकी वैल्यू रख लीजिए अब यहाँ पे 9 × 10⁻9। अगर इसका वैल्यू लिखा जाए तो कितना हो जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी आपकी, ठीक है। अगर आप इसको 9 4 जा 45 × 10⁻9 ये है, और 10⁻−11 ये आएगा, इंटू 10⁻9 -11 में से +9 घटेगा तो कितना हो जाएगा -2 जूल। इतनी एनर्जी होगी इस सिस्टम की। तो इसको डिसोसिएट, अगर ये तो एनर्जी अगर केवल एनर्जी निकालने के लिए पूछा जाए तो इतनी जूल एनर्जी इस पूरे सिस्टम की आएगी। और आपसे क्या कहा जाए कि अगर इसको डिसोसिएट करना है, डिसोसिएट वो तो फिर से इन चार्जेज को कहां भेज दिया जाए, इनफाइनाइट पर भेज दिया जाए, तो आप बताइए कि उसके लिए कितनी आवश्यकता पड़ेगी। तो इतनी ही एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी जितनी ये एनर्जी आई है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इस सिस्टम की एनर्जी कितनी है तो आपको यही काम करना है, यही वैल्यू निकालना है। अगर कोई पूछे कि इसको डिसोसिएट करने के लिए कितनी एनर्जी की आवश्यकता होगी तो यही एनर्जी निकालेंगे और लिखेंगे दिस एनर्जी शुड बी नीडेड, मिनिमम दिस एनर्जी शुड बी नीडेड टू डिसोसिएट दिस सिस्टम ऑफ चार्जेज। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जो लोग चैनल पर नए हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।